प्रोफेसर नीरज, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के पीसीसीएफ श्री एस चौधरी जी और कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम और वेस्ट बंगाल, कुल 10 राज्यों से आए हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बिहार सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब मीडिया के लोग किनारे हो जाइए, किनारे से लीजिए, सामने कोई नहीं रहेगा, किनारे जाइए सर, किनारे चले जाइए, साइड से लीजिए ना, साइड से। मुझे खुशी है इस बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में और विशेष करके आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार जॉब में आ गए तो जो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स की सर्विसेज में होता है कि एक बार जॉब में आ गए तो फिर शायद ही कभी कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता होगा। कुछ राज्यों में होता होगा, लेकिन मुझे लगता है ये राज्यों में भी होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार के क्लास 1 सर्विसेज के लोगों का विशेष करके और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है और नेशनल लेवल पर भी इस प्रकार के वर्कशॉप आयोजित करके उनके स्किल को अपग्रेड करना, उनकी क्षमता का अपग्रेड करना और नई नई जो चीज़ें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इसलिए मैं भारत सरकार को भी इस वर्कशॉप को आयोजित करने के लिए और मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं टू दी पॉइंट केवल इसी विषय पर ही केंद्रित होकर बात करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं वो मीडिया से इंटरेक्ट करने में बहुत ही शाई महसूस करते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट मीडिया फ्रेंडली। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इंटरेक्ट. Sometimes even if they interact, it becomes so monotonous and so boring, क्योंकि आपकी आदत का वो हिस्सा नहीं है। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसी सब्जेक्ट पर जो है और ये 4-5 दिनों का ये वर्कशॉप या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मजबूरी है कि अगर वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी बातें पब्लिक में नहीं जाएंगी, अब पब्लिक में नहीं जाएंगी तो वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो उनकी मजबूरी है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो भाई हम तो 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे, या आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है। लेकिन आप तो आए हैं तो रिटायरमेंट तक नॉर्मली रहेंगे। बहुत कम रेयर केसेस में होगा कि कोई बर्खास्त किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा। तो इसलिए जो पॉलिटिकल लोगों की मजबूरी होती कि अपने अचीवमेंट को का प्रचार करना। लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी को देखता हूं कि वो मीडिया के प्रति बहुत ही जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए उसका अभाव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अच्छा हुआ है कि आप लोगों ने यह वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया है। तो इस संदर्भ में कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं वो डेली ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ें। अधिकांश लोग, मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा, नहीं तो पूछूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। मैंने अधिकांश अफसरों से पूछा कि आप कितना अखबार पढ़ते हैं, तो 90% लोगों ने कहा 1 अखबार पढ़ते हैं केवल, और वो भी अंग्रेजी का अखबार। तो आप किनारे हो जाइए, एकदम हट जाइए, आप किनारे हो जाइए। किनारे से ले सकते तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो किनारे चले जाइए। तो मित्रों, एक न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में जो समाचार है, इंपॉर्टेंट समाचार तो सारे मीडिया में होगा, लेकिन बहुत सारे समाचार हैं जो एक मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। और अब तो जमाना ई पेपर का है,
अब तो अखबार खरीदने की भी जरूरत नहीं, यद्यपि गवर्नमेंट पैसा देती होगी अखबार खरीदने के लिए। अब तो अखबार खरीदने की भी जरूरत नहीं, आप तो ई पेपर जाकर अपने स्टेट के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनको जरूर देखना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और देखा, क्योंकि अंग्रेजी के बैकग्राउंड से, यानी ज़्यादातर जो लोग कॉम्पीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो अंग्रेजी का माहौल ज़्यादा रहता है। जो रीजनल या जो लोकल पेपर्स होते हैं, लोकल वर्नाकुलर्स, उसका अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मैंने अपने यहाँ सेक्रेटरी रैंक के दर्जनों लोगों से बातचीत की, तो वो हिंदी का अखबार पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आदत नहीं है कि एक अखबार अंग्रेजी का पढ़ लिया या बहुत हो गया तो एक अखबार हिंदी का पढ़ लिया। क्योंकि सूचना का जमाना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप रिएक्ट क्या करेंगे, आप बात क्या करेंगे, आप बताएंगे कैसे आप। तीसरे मेरा आग्रह है कि एक तो यह हम हैबिट, ये एक आदत विकसित करें हम कि 4-5 कम से कम न्यूज़पेपर्स, और उसमें नेशनल लेवल का भी होना चाहिए, और प्लस स्टेट, और स्टेट के अंदर फिर जो वहाँ की लोकल जो भी लैंग्वेज है उसका अखबार। तो ये थोड़ी हैबिट डेवलप करने की आवश्यकता है। दूसरा, एक हर राज्य में व्यवस्था होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है, कि जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो आपके डिपार्टमेंट से कंसर्न जो न्यूज़ आइटम्स हैं उसकी कटिंग बनाकर भेजता है ऑफिसर्स को। अब मुझे पता नहीं ये कितना इफेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो और नहीं होगा, स्टेट हेडक्वार्टर पर तो हो सकता है कि फिर भी जो है, और चूँकि सभी अखबार पढ़ना संभव नहीं है, तब पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जितने भी 8-10 अखबार, चैनल, सोशल मीडिया, जितनी चीज़ें हैं, उसमें आपके डिपार्टमेंट से जुड़े जो भी समाचार छपे हों उसका एक बनाकर ब्रीफ कर लीजिए या एक पेपर कटिंग भेजने की व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं है। तो जहाँ इफेक्टिव तरीके से नहीं है वहाँ इसको प्रभावी तरीके से लागू कराना चाहिए। ताकि कितना अखबार पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, लेकिन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तो देश भर के 10-20 अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उन सारे चीज़ों में कहीं भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई अगर समाचार छपा है जो डायरेक्टली आपसे कंसर्न नहीं भी है लेकिन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए वो सिस्टम, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चूँकि जिले के अंदर तो अधिकांश ऑफिसर्स तो जिले में पोस्टेड है, तो वहाँ पर और ये इफेक्टिव शायद कम होगा। तो इसको कैसे डेवलप करें आप, और ये भी हो सकता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ना करे, या कर पाए तो डिपार्टमेंट के अंदर ही एक सेल हो और वही पूरा एक कैप्सूल बनाकर सारे लोगों को मेल कर सकता है। हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अलग अलग जिले के अंदर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का आदमी कितना कर पाएगा मुझे पता नहीं है, तो स्टेट लेवल पर एक सेल हो जिसका ये काम हो, 2 लोग 3 लोग हों इसी काम के लिए, कि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने इश्यूज हैं, जितने समाचार हैं देश भर के अंदर 25-50 बाकी चीज़ों में, उसको लेकर एक कैप्सूल बनाकर मेल के द्वारा या जो भी तरीका उसके द्वारा सभी लोगों को भेज दिया। तो कहने का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, एक मैं कहूँगा कि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे लॉज, एक्ट्स, रूल्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स की तुलना में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतने सर्कुलर्स हैं, इतने नए नए गाइडलाइंस, एनजीटी का ऑर्डर है, फलाना है, जिसको समझना, रोज नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं। तो एक तो और हमारे जो पत्रकार हैं, तो भाई कोई आवश्यक नहीं कि जब पत्रकार वो बजट की भी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो रोड की भी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो फाइनेंस की भी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पत्रकारों को जितना एक्सपोजर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में
तो जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है अपने जिले में या अपने स्टेट के अंदर, दिन भर का पत्रकारों का एक वर्कशॉप और जिसके अंदर फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, जो लेटेस्ट इश्यूज हैं। अब प्लास्टिक बैन, अब इतना कंफ्यूजन है प्लास्टिक, वो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, एनजीटी के बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे और बड़ी टेक्निकल रहते हैं, बड़ी लीगल लैंग्वेज में रहते हैं। तो ये कहने का मतलब कि पत्रकारों को अगर आप उनका साल में 2-3 बार अगर दिन भर का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके आप उनको जो नए कानून है, नए गाइडलाइंस है, नए जो चीज़ें हैं उसको बताएंगे तो उनको रिपोर्टिंग करने में सुविधा रहेगी, आपकी बात को समझने में और उनको सुविधा रहेगी। और इस संदर्भ में मुझे एक बात और ध्यान में आई, अभी जब नीरज जी चर्चा कर रहे थे तो तभी मेरे दिमाग में आया कि बिहार सरकार की ओर से हम अपने जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं उनका एक दिन का वर्कशॉप आयोजित करेंगे मीडिया इंटरेक्शन का, ताकि हमारे अब यहाँ तो मान लीजिए कि प्रोग्राम में कुछ लिमिटेड लोग आए हैं तो हमारे, और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने राज्यों के अंदर भी जिस तरह का मीडिया इंटरेक्शन का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है या हुआ है, इसकी बातों को लेकर उसमें ऐड करके अपने अपने स्टेट के अंदर एक लेवल के फॉरेस्ट के ऑफिसर्स का दिन भर का या एक दिन का 2 दिन का वर्कशॉप जो आयोजित कीजिए, ताकि वो ऑफिसर्स भी जो हैं और मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सके, मीडिया को कैसे डील करना, मीडिया के बारे में क्या करना, वो उसके बारे में कर सके। इसलिए मेरे बैठे बैठे मेरे ध्यान में है, और आज में मीटिंग है तो मैं अपने पीसीसी और फॉरेस्ट सेक्रेटरी को इस बात के लिए कहूँगा मैं कि बहुत जल्द बिहार में हम अपने सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का इसी प्रकार का 1 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप हम आयोजित करेंगे। मित्रों, एक तो यह है कि आपके डिपार्टमेंट के बारे में कोई न्यूज़ अगर अखबारों में छपती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई समाचार आता है तो उस पर रिएक्ट करना चाहिए। नॉर्मली ब्यूरोक्रेट सोचते हैं मेरा क्या काम है, ये काम तो पॉलिटिकल लोगों का है, हम क्यों रिएक्ट करें। तो मेरा अगर कोई नेगेटिव स्टोरी आई, कोई गलत समाचार आया तो उसको अनचैलेंज मत जाने दीजिए। 5 ही लाइन का क्लैरिफिकेशन हो, उसका खंडन हो, लेकिन हर स्टोरी या हर समाचार जो अखबारों में आता है उसका खंडन, उसका क्लैरिफिकेशन ये अखबारों के अंदर और जाना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई समाचार आ रहा है जो गलत है, अधूरी जानकारी है, भ्रामक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को बुलाकर उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में क्या लिमिटेशन है, नहीं लिमिटेशन है, वो भी एक बार आप अपने वर्कशॉप में ज़रूर इसको बता दीजिए, क्योंकि कई बार अफसर्स कहते हैं कि साहब ये हमारा लिमिटेशन है, ये हमारे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में नहीं है कि हम मीडिया से या कितनी बात करें, क्या बात करें। तो मुझे नहीं मालूम है क्या गाइडलाइंस हैं, लेकिन मैं कहना है कि कोई ना कोई माध्यम से और जरूर उसका खंडन, उसका जवाब आना चाहिए। दूसरा, मैं देखता हूं कि मेरे ही डिपार्टमेंट में इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ये अच्छे अच्छे काम हर जगह होते हैं, लेकिन अखबार में उसका कोई कवरेज नहीं है। अफसर भी सोचते हैं कि भाई हमको तो हमारे अपने रिकॉर्ड में जो मुझे प्रमोशन के लिए जो अचीवमेंट चाहिए उतना मैं कर लूँ, बाकी मीडिया में डिपार्टमेंट की पब्लिसिटी जो है, और पब्लिसिटी का मतलब विज्ञापन नहीं है। एक बात ध्यान रखिए कि लोग विज्ञापनों को सबसे कम पढ़ते हैं। कोई बहुत कम लोग हैं जो विज्ञापन का हेडिंग देखकर छोड़ देते, कोई विज्ञापन नहीं पढ़ता। एक जनरल टेंडेंसी है, सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि हमने विज्ञापन दिया तो लोग पढ़ते होंगे, बहुत कम लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज़ आइटम जो है, इसलिए कई बार आप देखिएगा बहुत सारी कंपनियां आजकल जो एडवर्टीजमेंट देती हैं वो इस तरह से उसको फ्रेम करती कि लगे कि वो न्यूज़ आइटम है, वो विज्ञापन का आइटम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट्स के अचीवमेंट है
और छोटे से छोटा अचीवमेंट को भी दीजिए। आपको लगता है ये बड़ी छोटी सी चीज है, ये क्या न्यूज में देने लायक है? मान लीजिए कि हमारे चिड़ियाघर में हमने इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग स्टार्ट किया, छोटी सी चीज है, 10 नए टॉयलेट बनाया। लगता है क्या ये तो रूटीन टाइप काम है। पीने के पानी का 5 जगह हमने और फॉरेस्ट में कोई इंतजाम किया। तो आपके लिए छोटा सा न्यूज होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि छोटी से छोटी भी जो अचीवमेंट हो या कोई काम हो, ये जो काम करने जा रहे हैं उसका अखबार में और उस पर आना चाहिए। और एक ही चीज को 5 बार बोलिए। उदाहरण के लिए आज सरकार ने ये निर्णय लिया है या निर्णय लेने जा रही है, एक बार समाचार आया। मान लीजिए कोई एक बड़ा सरकार काम करने जा रही है, तभी डिस्कशन लेवल पर है तो 2 बार 3 बार समाचार आएगा। मीटिंग हो रही है, सरकार तैयारी कर रही है, सरकार करने जा रही है। जब निर्णय हो गया तब फिर वो समाचार गया, फिर जब उसका शिलान्यास हो गया तो समाचार गया, उद्घाटन हुआ तब समाचार हुआ, कितनी प्रगति हुई उसका समाचार गया। यानी एक ही घटना या एक ही अचीवमेंट या एक ही काम का 10 बार और पब्लिसिटी कर सकते हैं। यानी लोगों को ये लगना चाहिए कि साहब ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम हो रहा है। इसलिए मैं देखता रहता हूँ। अब चूंकि हम लोग तो डिप्टी सीएम होने के कारण बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखते हैं, बहुत तरह की व्यस्तता रहती है। मैं अपनी डिपार्टमेंट देखता हूँ कि 70% जो काम है वो अनकवर्ड चला जाता है। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो कवर नहीं होगा। तो एक तो अफसर डरता भी है बोले कि ना बोले। तो इसलिए एक तो ये चीज है कि स्टेट लेवल पर या बाकी जगहों पर ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ये बहुत जगह होगा राज्यों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीआरओ किसी को बना दिया, जैसे एक पद है भरने के लिए किसी को एक एडिशनल चार्ज दे दिया, वो केवल नाम के लिए पीआरओ है। तो पीआरओ का मतलब पीआरओ। इसलिए आप इंटरेक्ट करें, आप जवाब दें, आप खंडन दें, आप अचीवमेंट बताएं, आप कुछ करें, लेकिन यह मीडिया के अंदर, और अब तो ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इतना हैपनिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया है। अब जिन राज्यों में फॉरेस्ट कवर कम है, बिहार जैसे राज्य में फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, लेकिन वहाँ भी इतना वाइब्रेंट, इतना ये हैपनिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया कि किसी डिपार्टमेंट से और कम ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट नहीं है। अब जब फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, वहाँ तो एक अखबारों का एक मेजर न्यूज़ आइटम रहता होगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि हर छोटी से छोटी बात। फिर मेरा एक और है कि इश्यूज क्या है। अब मैं देखता हूं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस, अभी भारत सरकार में मीटिंग थी, अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस के अंदर अनावश्यक तौर पर इतने स्टेप बना दिए गए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टेज 2 का क्लियरेंस क्यों जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? क्या स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नहीं स्टेज 2 का क्लियरेंस देने के लिए? जाता है। एक बार स्टेज 1 का क्लियरेंस जब हो गया तो उसके बाद तो केवल पैसा जमा करना होता है, और एक बार अगर चला गया रीजनल ऑफिस में तो 4 महीना 3 महीना के पहले फाइल लौट करनी आएगी। तो यानी इश्यूज को रेज करना या रेज करवाना आप खुद नहीं बोल सकते, तो मीडिया को फीड करना कि मीडिया लिखे। आपको हो सकता है कि आप खुद बोलेंगे तो कल दिक्कत आ सकती है कि साहब अपने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं कोई निगेटिव न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोसेसेस के सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूं कि भी क्यों आखिर में अभी जब मीटिंग थी कैंपा फंड को लेकर दिल्ली में, तो हम लोगों ने यही रेज किया कि जब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जब एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है और स्टीयरिंग कमेटी ने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया और आपने गाइडलाइन दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्यों जाएगा? एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठकर हमारे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो जिन स्कीम्स को सैंक्शन कर दिया गया, उसको वो कौन होता देखने वाला, और क्यों देखेगा? क्या आवश्यकता क्या उसकी? आप रैंडम चेक कीजिए, रैंडम देखिए, समझ आता। कहने का मतलब ये है, मैं एक और चीज देखता हूं
कि ब्यूरोक्रेसी का एक स्वभाव है, या बहुत कम लोग हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिशा में दिमाग सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। जो निर्णय हो गया उसी पर चल रहे हैं। अरे भाई, आप सुझाव तो दे सकते हैं, आप पब्लिक डोमेन में चीज़ों को ला तो सकते हैं कि भाई प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, चीज़ों को आसान कैसे किया जाए। और इसके लिए मैंने कहा कि आप मीडिया में न्यूज़ फीड कर सकते हैं कि बिना आपके नाम के बाकी के पत्रकार को बताए तो पत्रकार बिना सूत्रों से करके और पब्लिक इंटरेस्ट में उस बात को डालेगा कि वो स्टेट के बारे में हो, सेंटर के बारे में हो। मेरा कहना है कि इसलिए मीडिया इंटरेक्शन जो है वो केवल मीडिया से बातचीत करना नहीं है। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि इसमें एक सब्जेक्ट छूटा हुआ है, जिसको अगर हो तो आप डालिए। सोशल मीडिया के बारे में इसमें कोई नहीं है सर। तो चूंकि अब तो सोशल मीडिया जो है, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर या और भी जो सोशल नेटवर्किंग है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम हो गया है। मैं समझता हूँ कि एक सेशन यहाँ पर और होना चाहिए कि कैसे सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए। इसलिए हर डिपार्टमेंट का वेबसाइट बना हुआ है, लेकिन वेबसाइट अपडेटेड है कि नहीं है, 10 साल पहले बना वही वेबसाइट है, उसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जा सकती है, तुरंत अपडेट कैसे हो, कोई सर्कुलर निकला कैसे तुरंत वो अपलोड कैसे हो जाए, फेसबुक ट्विटर का अकाउंट कैसे बने, चीज़ों को मीडिया में सोशल नेटवर्क पर कैसे डाला जाए। तो मेरा कहना है कि इन तमाम चीज़ों का और किए जाने की आवश्यकता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी इसमें एक जिक्र है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक बात मैं कहूँगा कि मीडिया का इंटरेस्ट हो सकता है कि आप जो विषय आज लेने वाले हैं उसमें मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें उसका इंटरेस्ट है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इस साल हमारा फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा, हमने कितना प्लांटेशन कराया, लेकिन उसका इंटरेस्ट इसमें हो सकता है कि ना हो। उसका इंटरेस्ट आपके डिपार्टमेंट के किसी कंट्रोवर्सी को लेकर है, किसी अफसर पर करप्शन का चार्ज था, किसी को सस्पेंड किया गया, कोई और है, उसको वो समाचार चाहिए। आपसे पूछेगा तो यू आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई दोज क्वेश्चंस। आपने जो सोच कर जिस विषय को लेकर आप आए हैं, अगर आपने एग्रो फॉरेस्ट्री पर अगर आपको बोलना है, उसे डाइवर्ट मत हुई, डेविएट मत कीजिए। लाख सवाल पूछे, बोलिए कि भाई इससे रिलेटेड जो सवाल पूछना है पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन उस सब्जेक्ट के अलावा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अलावा अगर और किसी विषय पर पूछना है तो आज बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने 1 साल के अचीवमेंट को लेकर कि 1 साल में हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या अचीवमेंट हुआ, और वो क्या पूछेंगे, वो जो मिट्टी घोटाला हुआ था उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई, और फिर आपका पूरा न्यूज़ जो है वो डेविएट हो जाएगा। अगले दिन की हेडिंग जो है आपका 1 साल का अचीवमेंट 4 लाइन में चला जाएगा, और जो स्टे क्वेश्चन है वो हेडलाइन के अंदर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आप लोगों का जो अफसर्स हैं उनका मीडिया से इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, और इसलिए फंसने का डर है। जो नहीं बोले या जो नहीं बोलना चाह रहे थे वो भी बुलवा लिया, या जो मुख्य समाचार बनना चाहिए था वो ना होके कोई और समाचार बन गया। तो इसलिए दूसरे कि ये जो विषय है फॉरेस्ट का और ख़ास के इन्वायरमेंट का विषय बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा लीगल, बड़ा इसके अंदर कंट्रोल रेगुलेशंस वाला विषय है। तो सरल भाषा में लोगों को समझ में कैसे आए। ऑफिसर्स की आदत में क्या देखता हूँ, वो हर जगह सेक्शन कोट करने लग जाते हैं। एक्ट का नाम, रूल फलाना, सेक्शन फलाना। अरे पब्लिक को क्या मतलब है, कौन सा रूल है, कौन सा सेक्शन है। हमको तो अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है तो हमको इतना मतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या चीजें आती हैं।
तो हमारे अफसर क्या करते हैं, वो प्लास्टिक रूल्स फलाना, एक्ट इतना, सेक्शन इतना। तो मेरा कहना है कि वो आपके लिए ठीक है, लेकिन जो लेमैन है, जो पब्लिक है, उसको सिंपल लैंग्वेज में और बड़ी से बड़ी बात, कॉम्प्लिकेटेड बात भी कैसे समझाना, वो समझ सके। वो समझेगा तो लिखेगा, और नहीं तो वो भी रूल और आप जो लिख कर देंगे उसमें भी सारा सेक्शन कोट किया रहेगा, तो वही लिख देगा। तो आम पब्लिक को तो समझ में नहीं आएगा कि इस सेक्शन से क्या मतलब है। पब्लिक को तो मतलब है केवल उस चीज के साथ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सरल भाषा में और चीज़ों को बताया जाना। एक मैं और आग्रह करूंगा कि जो इको टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, तो पत्रकारों को विजिट कराइए, 5-7 लोगों की टीम ले जाकर उनको बढ़िया से खिलाइए, पिलाइए, घुमाइए, ताकि लौट कर आने के बाद वो स्टोरी करेंगे उस विषय को लेकर। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई इको टूरिज्म का एक बढ़िया स्पॉट साइट है, तो आप अगर चुने हुए हर अखबार के 1-2 लोगों को एक दिन के लिए अपने खर्चे पर लेकर गए, उनको दिखाया, तो लौट कर आने के बाद वो राइटअप लिखेंगे, बाकी चीज़ें लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि और उनका एक्सपोजर भी होगा। उन्होंने कभी देखा नहीं वाल्मीकि नगर, कभी देखा नहीं बिहार के अंदर भीम बांध कहाँ है, क्या चीज़ वहाँ पर है। तो अगर गए वहाँ पर तो वो आपकी पब्लिसिटी होगी, बिना पैसे के, कम पैसे में वो आपकी जो है और पब्लिसिटी होगी। और मित्रों, आज के समय में मीडिया का जो महत्व है वो बहुत हर समय रहा उसका महत्व। और कहते हैं कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 मेन और पिलर माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट या असेंबली हो गई, एग्जीक्यूटिव का मतलब कैबिनेट, पीएम सीएम कैबिनेट, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान में इन 3 पिलर्स का जिक्र है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जो प्रेस है, और जो इन तीनों पर निगरानी रखता है, जो इन तीनों के लूपहोल्स को लोगों के सामने लाता है। तो इसलिए मीडिया से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया हमारे काम में सहयोग करता है। हम लोग तो देखते हैं कि इतने तरह के समाचार जब मंत्री के नाते हम लोग को नहीं मालूम है, जब मीडिया में किसी ने लिखा तब मालूम पड़ता ये भी डिपार्टमेंट काम है। ये भी नहीं हुआ, 6 महीना हो गया और वाइल्ड लाइफ से किसी की मौत हो गई, आज तक पेमेंट नहीं हुआ। तो यानी मीडिया जो है वो हमारी आंखें खोलता है, तो हमारी मदद करता है। तो इसलिए जो मीडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मीडिया के साथ एक मीडिया फ्रेंडली बन के रहना, और मीडिया को अगर ठीक से आप फीड देंगे तो निगेटिव रिपोर्टिंग, और निगेटिव हो भी तो क्या दिक्कत है। अरे निगेटिव अगर ये कह रहा कि 6 महीने में अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिला, तो भले वो नेगेटिव हो, लेकिन इसमें नुकसान क्या है। ये तो इसका मतलब है कि हमारी कमियों को उजागर कर रहा है। तो कमियों को उजागर करने से डरना नहीं चाहिए। यह हमको अपनी व्यवस्था को, सिस्टम को ठीक करने में मददगार होता है। उसको मौका ही ना मिले। यही बिहार था कि एक जमाने में यहाँ पर कोई डेथ हो गई कैलेमिटी में या कोई एक्सीडेंट में, एक साल लगता था उसको कंपनसेशन मिलने में, और इस समय 24 घंटे के भीतर, 24 आवर्स के विद इन, और हम उसके घर जाकर कंपनसेशन पहुंचा देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई आपने अगर 3 महीना लगाया तो लिखेगा, क्यों नहीं लिखना चाहिए। तो आपके प्रोसेस में, प्रोसीजर में, सिस्टम में अगर खामियां हैं तो मीडिया का ये दायित्व बनता है कि मीडिया जो है उस पर लिखे, और उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मीडिया वाले को कल से घुसना बंद कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसमें सुधार कीजिए, उसको ठीक कीजिए, और इसकी जो है और उसके अंदर जरूरत है। और मित्रों, इस समय विशेष करके जब मीडिया की चर्चा कर रहा हूं, तो कश्मीर के अंदर जो 5 अगस्त को
आर्टिकल 370 विड्रॉ किया गया, खत्म किया गया। उसके बाद से कश्मीर के अंदर और खास करके मोबाइल, इंटरनेट, इस पर कई तरह के अंकुश लगे हुए हैं। इसको लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चा होती है। इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जो कश्मीर की जो हालत है, कश्मीर की जो स्थिति है, इसके अंदर ये कोई पहली बार इंटरनेट और मोबाइल को रोका गया ऐसा नहीं है। पिछले 15-20 वर्षों के अंदर दर्जनों बार, महीनों और इंटरनेट और मोबाइल की कनेक्टिविटी को वो इसीलिए नहीं, किसी ने कहा कि साहब आप हमको बात करने से रोक रहे हैं, तो एक ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। भी मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे लोगों से कर रहे हैं या टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट से कर रहे हैं। अब हमको तो नहीं मालूम है कि टेररिस्ट के पास कौन सा मोबाइल है कि हम पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करें। तो हमारी तो मजबूरी है कि हमको पूरे इलाके के कनेक्टिविटी को ब्लॉक करना पड़ रहा है, ताकि जो आतंकवादी वो दूसरे आतंकवादियों से बात न कर सके, जो आतंकवादी दूसरे देश या अगल बगल के पड़ोसी राज्यों में बैठे लोगों से बात न कर सके। तो इसलिए यह कहीं दंगा हो गया, कहीं बहुत कॉम्युनल टेंशन है, कहीं और होता है, तो मोबाइल को और इंटरनेट को बंद करना पड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ताकि लोग रिमर न पैदा कर सके, अफवाह न फैला सके, लोग उसको मिसयूज न कर सकें। इसलिए कश्मीर के अंदर और कश्मीर में आज भी अखबारों के प्रकाशन को कोई रोक नहीं है। सारे अखबार निकाल सकते हैं। और एक अखबार जब सुप्रीम कोर्ट में गया, कश्मीर टाइम्स, तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई आपने अखबार निकालना बंद कर दिया, आपके अखबार को निकालने पर कोई रोक नहीं है, कोई रोका नहीं गया, आपने अखबार नहीं निकालने का निर्णय लिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इस रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ों को समझ रहा था। तो 40 दिन हो गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पहले दिन कह सकता था कि नहीं, सारे रिस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर लीजिए। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, आपको बता दूँ कि 2016 में जब बुरहान वानी की जो इनकाउंटर में जब मारा गया बुरहान वानी, उस समय और लगभग 1.5-2 महीने तक इंटरनेट और मोबाइल के कनेक्शंस को रोका रखा गया था और 33 लोग मारे गए थे। तो कहने का मतलब है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर, टेररिज्म को ध्यान में रखकर, इस तरह की परिस्थितियों को, सांप्रदायिक तनाव को ध्यान में रखकर, अगर मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर या इंटरनेट और बाकी पर अगर किसी तरह का तत्काल किसी प्रकार का लिमिटेड अगर किसी प्रकार का अंकुश लगता है, तो ये देश के हित में, राज्य के हित में है एंड लॉ एंड ऑर्डर के हित में। ये नहीं कि चूंकि मेरे खिलाफ में समाचार छाप दिया किसी अखबार ने, इसलिए उस अखबार को प्रतिबंधित कर दो, उस अखबार पर सेंसरशिप लगा दो, तो वो नहीं है, वो अलग चीज़ है। और वो हम लोगों ने भुगता इमरजेंसी के अंदर। मैं तो 19 महीना जेल था इमरजेंसी के अंदर, और जब इस देश में इमरजेंसी लगी तो देश के सारे अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। कोई भी अखबार, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, बिना सेंसर ऑफिसर के अनुमति के कोई अखबार प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो वो एक अलग प्रकार की चीज़ थी कि मीडिया कोई समाचार नहीं छाप सकता है। वो सरकार में बैठे लोगों की गद्दी को बचाने के लिए था कि मेरी सरकार पर खतरा पैदा हो रहा है। आज तो एक बड़े मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आई है, प्रचंड बहुमत के साथ, और उसने एक राज्य की विशेष परिस्थिति जो पिछले 70 सालों से जो जहाँ परिस्थितियाँ खास तरह की बनी हुई हैं, उसका मुकाबला करेगी कोई पहली बार नहीं, और दर्जनों बार इसके पहले भी इंटरनेट और मोबाइल से लेकर बाकी चीज़ों पर और उन पर रोक लगाई गई। तो वो एक अलग स्थिति है। इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो लोग कहते हैं कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हम लोग तो 19 महीना जेल में थे, कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अकेले नहीं, लाखों लोग थे। और आपको बैठे लोगों को बता दूं, यद्यपि ये पॉलिटिकल विषय की, फारूक शेख अब्दुल्ला 13 साल तक जेल में थे।
जिनको कि शेर कश्मीर कहा जाता था, ही वॉज केप्ट इन कस्टडी, वॉज केप्ट इन जेल फॉर 13 years। तो कहने का मतलब कि मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों ये कर रहा हूं कि हर एक चीज की तुलना दूसरी चीज से नहीं हो सकती। इसलिए जो मीडिया की आजादी है उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। मीडिया फोर्थ पिलर है, इसलिए मीडिया की आज़ादी बरकरार रहेगी। और कभी भी कोई मीडिया पर अगर कोई सेंसरशिप लगाने का, कोई रोकने का प्रयास करेगा तो कम से कम हम लोग कभी भी उसका साथ नहीं दे सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग बिहार में देखते हैं कई बार सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। अभी सोशल ये व्हाट्सएप, कौन मैसेज दे रहा कुछ पता नहीं, 2 लोग मरा और मैसेज चलने लगा, वायरल हो गया, 20 लोग मारे गए। कोई 5 साल पुराना सीरिया का कोई एक टॉर्चर का वीडियो क्लिप, उसको फलाना दिखाकर उसको वायरल कर दिया गया। कहीं और घटना घटी किसी राज्य में और बिहार की घटना को दिखाकर उसको वायरल कर दिया गया। लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास हो रहा है। तो उस तरह की परिस्थिति में अगर सरकार कोई एक सीमित समय के लिए कोई अंकुश लगाती है, बाकी लगाती है, तो वो बात समझने योग्य है। लेकिन 2012 से 16 के बीच में 31 बार कश्मीर में इंटरनेट जो है और बंद किया गया, और बुरहान वानी के बाद 5 माह तक इंटरनेट बंद रहा था। इसलिए मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि ये 5 दिन का ये जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, और मैंने देखा पूरा प्रोग्राम बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया। इसलिए मैं नीरज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने बुलाया है, पत्रकारों को भी बुलाया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी बुलाया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 4-5 दिन का जो वर्कशॉप है ये आप लोगों के बड़ा उपयोगी रहेगा। और मैं चौधरी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जो एक बात इन्होंने कहा कि इस उम्र में क्या सीखेंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी उम्र सीखने के लिए कम नहीं है। और जिस दिन आदमी ये मान लेगा कि अब सीखना बंद हो गया तो आदमी का डाउनफॉल स्टार्ट हो, यानी स्टैग्नेशन आने लग गया है। तो कोई उम्र 70 साल हो, 75 साल हो, कोई उम्र जो सीखने के लिए। और इसलिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सफल हुआ उसका क्या उसका पैरामीटर होगा, एक ही पैरामीटर होगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो 5 दिन के बाद ये महसूस करें कि पहले मैं जितना जानता था उससे ज़्यादा मुझे सीखने का मौका मिला, मैं ज़्यादा सीखा। इसलिए बाकी और कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, एक ही पैरामीटर हो सकता है, आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि आने के बाद मुझको सीखने का मौका मिला, मैंने सीखा है। और पहले की तुलना में मुझे मेरी जानकारी में 10%, 20%, 50% जो है और बढ़ोतरी हुई है। दूसरे मित्रों, मैंने काफ़ी समय लिया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार देश के 10 राज्यों से आए हुए और फॉरेस्ट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं फिर से एक बार अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।